नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। विधानसभा चुनाव में विरोधियों को चारों खाने चित करने वाली बीजेपी का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। विरोधी खेमे को तिलांजलि देकर बीजेपी का दामन थामने की होड़ सी लगी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के कदम लखनऊ में क्या पड़े, विरोधी दलों की ओर से तोहफे के तौर पर इस्तीफे की झड़ी लगनी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के 2 विधान परिषद सदस्यों बुक्कल नवाब और यशवंत सिंह के इस्तीफे के साथ ही बहन जी की पार्टी से विधान परिषद सदस्य बने और कभी उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे ठाकुर जयवीर सिंह ने भी अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इन तीनों नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की खबरें हैं। खबरें तो ये भी हैं कि ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो बीजेपी का दामन थामने को बेकरार है। वहीं अपनी पार्टी के नेताओं के इस्तीफे से परेशान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां इसे राजनीतिक भ्रष्टाचार करार दिया, वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सत्ता की भूखी है और उसने मर्यादा की सभी सीमाओं को लांघ दिया है। मायावती ने इसे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा करार दिया। वहीं मौके पर चौका मारते हुए सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव ने भी चेतावनी दे डाली कि अखिलेश के पास अभी भी मौका है, वो पार्टी का नेतृत्व नेताजी को सौंप दें, वरना वो पार्टी के असंतुष्ट नेताओं के साथ एक नया मोर्चा बनाने को मजबूर होंगे। यानी ये कह सकते हैं कि बीजेपी की रणनीति के आगे सियासत के सूरमा अपने हथियार डालते दिख रहे हैं। बीजेपी की निगाह मिशन 2019 को फतेह करने की है, वहीं विपक्षी दलों के पास फिलहाल कोई काट नजर नहीं आ रही। इन परिस्थितियों में आखिर विपक्षियों के पास क्या चारा बचता है? बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने के लिए आज लोकतंत्र में चर्चा इसी पर। जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा। समाजवादी पार्टी की 2 वरिष्ठ नेताओं ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। साथ ही बसपा के एमएलसी जयवीर सिंह ने भी अपना इस्तीफा दे दिया और अब खबर यह है कि जल्द ही ये तीनों नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लखनऊ में कदम क्या रखा, सियासी दलों में भगदड़ मच गई। समाजवादी पार्टी के 2 और बीएसपी के 1 विधान परिषद सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। सपा से एमएलसी बुक्कल नवाब और यशवंत सिंह तो बीएसपी के ठाकुर जयवीर सिंह ने इस्तीफा दिया। इससे पहले अमित शाह गुजरात में थे, जहां कांग्रेस के 7 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। खबरों के मुताबिक सपा नेताओं की छोड़ी गई सीटों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को एमएलसी बनाया जा सकता है। नहीं, ऐसा है कि अगर हमको बुलाया जाएगा तो हम जरूर जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई, हम तो स्वतंत्र है, आजाद है। और एक विधान परिषद से और जो इस्तीफा दिया है तो एक तरह का ये त्यागी होता है और क्या होता है, आप बताइए। बीजेपी में किसी से कोई बात चल रही है? नहीं, अभी कोई बात नहीं है। जा सकते हैं, लेकिन आप अगर बुलाया जाएगा तो जाएंगे, हम ये कह रहे हैं आपसे। मतलब ये कि बात चल रही है जो आपने क्वेश्चन किया, तो वो तो अभी कोई बात नहीं, लेकिन ये कि अगर वो बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को देश से प्रेम नहीं है, चीन से प्रेम दिखाई दे रहा है, उस पार्टी में बने रहना बिल्कुल नैतिकता के आधार पर उचित नहीं है। और यह सीट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनको समर्पित करता हूँ। इस्तीफा देने वाले तीनों विधान परिषद सदस्यों ने बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। हालांकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी मुखिया मायावती ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। दोनों ने कहा कि सत्ता की लालच में बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये राजनीतिक भ्रष्टाचार जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश में, ये जनता सब देख रही है। समय आने पर जनता जवाब देगी। इस्तीफा दिया है, ये उनका निजी विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब विधान परिषद के जो भी चुनाव होंगे, हम चूंकि बहुत बड़े बहुमत में हम ही जीतेंगे, हमारी पार्टी जीतेगी। सपा के 2 विधान परिषद सदस्यों के इस्तीफे से तुरंत बाद अखिलेश से नाराज चाचा शिवपाल ने मोर्चा खोल दिया। शिवपाल ने कहा कि अखिलेश पार्टी को संभालने में नाकाम रहे हैं, उन्हें पार्टी की कमान बिना देर किए मुलायम को सौंप देनी चाहिए। शिवपाल ने कहा कि ऐसा न करने पर वो पार्टी के असंतुष्ट नेताओं के साथ नया मोर्चा बनाने को मजबूर होंगे। अगर नेताजी का नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया होता तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश ही होते और समाजवादी पार्टी की सरकार होती। आप भी संभल जाएं, नेताजी को सम्मान दें और नेताजी के नेतृत्व में फिर सब पूरे परिवार और पार्टी खड़ी हो जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल गोरखपुर से सांसद हैं, जबकि दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम बनने से पहले लखनऊ के मेयर रह चुके हैं।
इसी तरह दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से सांसद हैं। अप्रैल में सरकार बनने के बाद तीनों को अपने पद पर बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN लखनऊ। या तो हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में विरोधियों को चारों खाने चित करने वाली बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है, लेकिन विरोधी खेमे में जमकर हलचल देखने को मिल रही है। कहा यह जा रहा है कि एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने को बेकरार हैं। हालांकि विपक्षी दलों के मुखिया की तरफ से तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सत्ता का सुख भोगना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए हर तरह के तिकड़म को आजमाने में जुटी है और नतीजे के तौर पर, मिसाल के तौर पर बिहार की बानगी भी दी जा रही है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ लखनऊ से अमित पुरी जी हैं, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी। चंद्रशेखर पांडे जी, आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रदेश प्रवक्ता हैं। ओंकार नाथ सिंह जी, आप कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं, बतौर प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश सिंह जी बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखेंगे। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत पांडे जी आपसे ही, ये क्या हो गया? जी देखिए अच्छा जी, हम तो इसे इस रूप में मान चलते हैं कि चूंकि राजनीति में जो कुछ है उसका एक लंबा करियर होता है और आरोप प्रत्यारोप सारी चीजों से, मुकदमों, हर तरह के उसके ऊपर ढेरों उसके ऊपर बिंदु होते हैं जहां पे हमले भी होते हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा अजीब टाइप की राजनीति कर रही है। वो हर व्यक्ति को दो ही ऑप्शन दे रही है कि यदि आपके ऊपर कोई आरोप है तो आपके पास सिर्फ एक विकल्प है कि आप गंगोत्री, भाजपा रूपी गंगोत्री में तुरंत डुबकी मारिए, वरना आप सलाखों के पीछे और राजनीतिक अस्तित्व आपका समाप्त होगा। मैं माननीय बुक्कल नवाब साहब का, अभी चूंकि ये सारी रिपोर्ट आई चुकी है और मुझे याद है आप सारी मीडिया के लोग लगातार कई महीनों से, विगत कम से कम 2-2.5 महीने से कि ये 600 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज होने जा रही है, 150 करोड़ की सीज होने जा रही है, कोई कहता था 40 करोड़ की इतना बड़ा सीज होने जा रही है। तो देखिए एक चीज आप समझिए कि यदि उनके ऊपर चाहे आरोप हो, मुद्दा ये नहीं है कि वो कितने गलत हैं या सही हैं, पर उनके पास विकल्प क्या है? पूरे देश भर में राजनीतिज्ञों के ऊपर यदि कोई आरोप है, गलती से आपके ऊपर मुकदमा है, तो आपके पास सिर्फ एक विकल्प है कि आप भाजपा के गंगोत्री में तुरंत डुबकी मारिए। यदि आपने लेट किया तो आप समाप्त हो जाएंगे। इसका एक प्रमाण है, एक उदाहरण आपको दूंगा। एक बहुत चर्चित नाम है हमारे पार्टी का, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने खूब उनके नाम को लेकर हमला किया, वो है हमारे माननीय गायत्री प्रजापति जी। माननीय शब्द चूंकि आरोप इतने गंभीर हैं, इसलिए माननीय शब्द हम हटा के बात करना चाहेंगे। गायत्री प्रजापति जी, वो अगर वो वापस बनेंगे तो फिर माननीय लगाएंगे। उनका वो जेल में थे, उसके बाद में उनसे मुलाकात करने के सेम उसी जेल में हमारे कुछ लखनऊ यूनिवर्सिटी के नेता चले गए, पूरी पार्टी सब लोग मिलने के लिए गए, पर उनसे कोई नहीं मिला। इस पर उनके जो प्रतिनिधि ने जेल से बाहर बहुत तगड़ा हमला किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर कि अच्छा होता कि हम भारतीय जनता पार्टी में उस वक्त शामिल हो गए होते। यद्यपि हमला हमारे ऊपर भले ही था, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए उस शब्द की गरिमा आप देखिए, यानी कि वो ये साबित करते हैं कि यदि भाजपा में वो भी उस गंगोत्री में डुबकी लगा लिए होते तो आज सलाखों के पीछे ना होते। ये भारतीय जनता पार्टी इतना स्पष्ट संदेश दे रही है और मजेदार बात यह है कि एकदम निर्भीक होकर दे रही है, चैलेंज करके दे रही है और सीना ठोक के दे रही है कि यदि आपके ऊपर कोई आरोप है तो तुरंत डुबकी मारो, जरा सा भी लेट किया तो डुबकी मारने के लिए नाला भी नहीं बचेगा, इस हालात में लाके खड़ा कर दूंगा। ये स्थिति बहुत नाजुक है और ये राजनीतिक रूप से बड़ा गलत है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा, अच्छे जी बात पूरी कर दूं मैं कि थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, भारत के लोकतंत्र और चीन के लोकतंत्र में बड़ा अंतर है। चीन के लोकतंत्र में हर व्यक्ति जानता है कि वहां सिंगल एक पार्टी है, वो मेंटली प्रिपेयर रहता है कि उसी दल में हमको राजनीति करते करते एक सीमित सिद्धांत के अंदर राजनीति करके वहां के प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना में बना जा सकता है, परंतु और कोई विकल्प जो लोकतंत्र है वहां पे ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि एक ही तरह की, एक ही विचारधारा और एक ही खींची हुई लकीर पे राजनीति करके ही आपको आगे चलना है। यहां हमें लोकतंत्र अधिकार देता है कि उस लकीर के इर्द गिर्द, बाएं दाएं, अपोजिट तक एक संविधान की सीमा के अंतर्गत आप किसी भी तरीके की राजनीति कर सकते हैं। परंतु ये जो हालात है ये बड़ी खतरनाक है, क्योंकि राजनीति की नई परिभाषा लिखी जा रही है और कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरीके से भाजपा, इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र
की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। ओंकार नाथ सिंह जी, सीधा सवाल, जैसा कि चंद्रशेखर पांडे जी कह रहे हैं कि किसी पर अगर कोई भी आरोप है तो डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। संविधान पर भरोसा नहीं है, कानून पर भरोसा नहीं है, अगर कुछ किया नहीं है गड़बड़ तो डरने की कोई जरूरत है क्या? ये सारे सवाल मैं अक्षय आप पर छोड़ता हूं और आपके चैनल को इस समय जितने लोग देख रहे हैं मैं उन पर छोड़ता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है क्या वो अच्छा कर रही है? क्या भुक्कल महाराज, यशवंत सिंह और जयवीर सिंह के इस्तीफे की बजाय अगर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इस्तीफा देते और अपने मंत्रियों का वो चयन करते तो समझ में आता। 1980 में विश्वनाथ प्रताप सिंह चीफ मिनिस्टर हुए थे, कांग्रेस के विधायक थे फतेहपुर से, उन्होंने क्या कहते हैं इस्तीफा दिया और विश्वनाथ प्रताप सिंह वहां से चुनाव लड़े। तो आपको चुनाव लड़ना था तो आप चुनाव लड़ते, अपने आदमियों से इस्तीफा दिलाते और बाद में उनका एडजस्टमेंट करते। आपने इन लोगों से बात की, ये जितने लोगों ने इस्तीफा दिया है क्या आप समझते हैं ये बड़े शांति से आए हैं और कुर्बानी करने के लिए आए हैं? इनको कुछ न कुछ दिया जाएगा। ये जो भ्रष्टाचार राजनीति में पनप रहा है, इस भ्रष्टाचार को अगर आप लोगों ने और जनता ने नहीं रोका तो फिर लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। कोई कार्य नहीं कर रहे हैं ये, जितने काम हैं एक भी काम नहीं कर रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए, कैट आज कितनी बड़ी घटना घटी है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद, वो जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने आज क्या कहा है कि अगर आपने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के साथ छेड़छाड़ की तो वहां पे कोई तिरंगा फैलाने वाला नहीं मिलेगा, कंधे देने वाला, तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं। सर ओंकार नाथ सिंह जी, हम कश्मीर के मुद्दे से हट जाते हैं, कश्मीर पर बात नहीं करते हैं वरना फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र होगा, फिर ये भी तो याद दिलाने पड़ेगा ना। अक्षय मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन सब चीजों को न देख के खाली एक मुद्दा है कि चुनाव में कैसे हम फलां का इस्तीफा दिलवा रहे हैं, किस पार्टी से उसको हटवा दें और वहां पे हम क्या कहते हैं उसको चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जितवा लें। खाली एक यही चीज इनके पास रह गई है और कुछ नहीं रह गया है। जनता सब देख रही है। ठीक है उम्मीद सिंह जी, समय आएगा लेकिन वही बुक्कल नवाब जो कल तक समाजवादी पार्टी के बड़े हिमायती हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि 1 साल का वक्त हो गया, हमारा दम घुट रहा है, इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में जो भी हालात हैं वो किसी छिपे तो है नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं में, नेताओं में असमंजस की स्थिति में कि पार्टी जा किस रास्ते पर रही है? इसे पार्टी को अपनी कमजोरी के तौर पर नहीं देखना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज तक उनको वही पार्टी अच्छी लगती थी और एक ही दिन में बदल गए। कल तक अभी विधान परिषद में बैठे थे और आज ही जो है उनको ऐसा याद आ गया। देखिए ये सब बिल्कुल जो अभी देख रहे हैं आप, अभी अहमदाबाद में देख रहे हैं 10-10 करोड़ का ऑफर हो रहा है। आप क्या हालात देख रहे हैं बिहार में, जिस तरह से हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं, 2 मिनट नहीं लगा इस्तीफा देते हैं और उनको इतनी बड़ी खुशी के वो फट से ट्वीट कर रहे हैं। वो ट्वीट नहीं, वो बिहार की पूरी जनता को चैलेंज किया कि आपने हमको नहीं चुना, मैं आपके सर पे बैठ गया, देखिए कैसे तिकड़मबाज हैं। वो अपना सब दिखा रहे हैं। आज जो स्थिति उत्तर प्रदेश में बनाए हैं, आज मुफ्ती महबूबा जी का बयान आप देखिए क्या हो रहा है। ये पूरी तरह से अफरा तफरी मची है पूरे देश में। ये केवल नेता दृष्टि तोड़ करके जनता नहीं संभाल पाएंगे। जनता सब देख रही है। जिस समय इनको जनता में जाने की हिम्मत नहीं है, 4 महीने के उत्तर प्रदेश की स्थिति जो बद से बदतर हो गई है, उसको बचने के लिए, चुनाव में बचने के लिए जो है सारा केम किए हैं। जो ये खरीद फरोख्त हो रहा है केवल चुनाव से बचने के लिए, जनता में जाने से बच रहे हैं और इसके सिवा कुछ नहीं है। बाकी जो लोग गए हैं वो क्या करेंगे? उनको तो कुछ तो बोलना है, कुछ तो बताना, क्योंकि उनको पार्टी के लिए कुछ कहने के लिए है ही नहीं है। हमारे यहाँ जैसे ठाकुर जयवीर सिंह जी गए, उनको आप बताइए, सावा पूरा प्रदेश देश जानता है कि उनको क्या सबसे अच्छा सम्मान उनको था। उनकी वाइफ को सांसद बनाया बसपा ने, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, उनके बेटे को टिकट दिया, उनको टिकट दिया, क्या कमी था? लेकिन वही जो आज की स्थिति बनी है वो है, वो जो अंडरस्टूड है, उसके बारे में क्या कह सकते हैं? इसके सिवा और कोई कुछ कहने के लिए है नहीं। अमित पुरी साहब, तमाम विपक्षी दल और जो आरोप लग रहे हैं उस पर आपकी सफाई कि क्यों लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? मतलब हर तिकड़म साम दाम दंड भेद, डराएंगे, धमकाएंगे, लालच देंगे, ये हमारा आरोप नहीं है, ये विपक्षी दलों का है। जवाब दीजिए। अक्षय, शुरुआत में एक पंक्ति कह दूं, उसके बाद फिर मूल मुद्दे पे आ जाता हूं। सफाई वो देता है जिसके दिल में चोर होता है। तो मैं सफाई देने के लिए जेरे बहस इस मुद्दे पे जो आपने रखा है
नहीं बैठा हूं। हाँ, फैक्ट्स पे बात जरूर करेंगे। जहां तक तमाम सारे आरोपों का सवाल है, एक पंक्ति, अभिव्यक्ति की आजादी देश का संविधान देता है और उसमें नाना प्रकार के राजनीतिक मतांतर के लोगों का किसी राजनीतिक घटना के बारे में अपने अपने दृष्टिकोण हो सकते हैं और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये आवश्यक अवयव है, एसेंशियल एलिमेंट है। और इसलिए अगर किसी के अपने मत है तो हम उससे डिसएग्री करें, वो अलग बात है, लेकिन उनके अपने मत है और वह रखें, ये लोकतंत्र का एक स्वस्थ स्वरूप है। अब जरा स्थिति पे आते हैं, स्थिति क्या है। एक साहब ने कहा, सूबे के मुख्यमंत्री रहे, कि जनता के बीच में जाने की योगी जी की हिम्मत नहीं थी। अभी तो यह अभी नहीं हुआ कि योगी जी एमएलसी के रूप में आएंगे कि चुनाव लड़ेंगे, यह स्थितियां आने वाले संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यह आरोप लगाने वाला व्यक्ति का जरा स्टेटस देख ले। वह 5 साल सूबाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जननायक थे, उम्मीद की साइकिल पे सवार होके आए थे, 5 साल ही रहे और अभी भी मौजूदा समय में एमएलसी हैं। तो मैंने कहा कि मियां करे फजीहत और दीगर दे नसीहत, माना तेरी नजरों में बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। अतुल चंद्रा, अब आइए दूसरे पहलू पे चलते हैं। जी जी, एक मिनट, आप अगर समय देंगे तो इसी दौर में, नहीं तो अगले दौर में चलते। नहीं, अपनी बात पूरी कीजिए। ये लगातार उत्तर प्रदेश में चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। अरे भाई, किसी दल में अगर कुछ ठीक नहीं है तो क्या भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के सामने जाए कि साहब हम रजिस्टर्ड तो भारतीय जनता पार्टी चलाने के लिए है, लेकिन अगर बसपा में कोई प्रॉब्लम होगी, कांग्रेस में होगी, सपा में होगी और उनके यहाँ उनके अध्यक्ष को मार्गदर्शक बना दिया जाएगा तो हम जाएंगे और उनके दल का काम भी हम करेंगे। अगर ऐसा हम एफिडेविट रामगोपाल जी कोई सुझाव दे दें, वो पढ़े लिखे काबिल आदमी है, तो सब लोग सराह मशुरा कर ले महागठबंधन का और फिर ऐसा एफिडेविट दे दें इलेक्शन कमीशन में कि भाई अमित शाह जी जो हैं वो बाकी दलों के ट्रबल शूटर भी रहेंगे और अगर वो ट्रबल शूट नहीं कर पाए आपकी पार्टी का तो हम सीधे ठीकरा फोड़ने के लिए, ब्लेम गेम के लिए एक डस्टबिन क्रिएट करेंगे फिक्शियस और उसमें वो कूड़ा डाल के कहेंगे देखो इन्होंने ये किया। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा था। विपक्ष के अंदर जो विपक्ष का तमाम सारा महागठबंधन बना रहे थे, दूसरों को दावत दे रहे थे, पहले जरा अपने घर का बेडरूम, टॉयलेट, आंगन, किचन ये ठीक ऑर्डर में कर लेते, उसमें क्या कुछ पक रहा है जरा उसकी सूंघ कर लेते, क्योंकि टैगोर ने कहा था स्मेलिंग इज हाफ ईटिंग। तो जरा सूंघ उंगलियां कीजिए अपने घर में, तो आधी तो खाने का काम खुद ही पूरा हो जाएगा। नहीं, क्या इस वक्त हम कहां से सुने, इस वक्त हमसे कई गुना ज्यादा। अच्छा भाई, मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। अक्षय जी, एक मिनट। हाँ अक्षय जी, हाँ अपनी बात पूरी बताइए क्या कह रहे थे। सर मेरा कहना ये है, अच्छा जी, मैं कर दूं। पांडे जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। क्या वजह है कि अमित शाह जहां पहुंचते हैं वहां पर हंगामा मचना शुरू होता है। लखनऊ में कदम पड़े, भगदड़ मच गई विपक्ष में, उधर गुजरात पहुंचे, मजबूरी में कांग्रेस को अपने विधायकों को तीर्थ यात्रा करवानी पड़ रही है। ये चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि इन दलों के अंदर अपना सब कुछ ठीक नहीं है। अभी चंद्रशेखर पांडे जो बात कर रहे थे वो बड़ी मार्मिक बात थी कि इतने साल के सार्वजनिक जीवन में कुछ तो होगा जिसके कारण नेता डर जाते हैं। आपने बुक्कल साहब को 2 बार चुनाव लड़ाया, एमएलसी बनाया, चुनाव तो कई बार लड़े, एक चुनाव तो मेरे खिलाफ भी लड़े थे, तब आपको वो आरोप नहीं दिखाई दिए। अरे राजनीति के मापदंड सीखने हैं तो सीखिए अडवाणी जी से, शरद यादव से। जैन हवाला कांड में आरोप लगे, संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया। यह था रियल समाजवाद, लोकतंत्र कि इस्तीफा देंगे, क्लियर होंगे, तब भारत की संसद में आएंगे। अगर इतने कांच के घर हैं तो फिर पत्थर चलाने से बाज आइए
और आप भी ऐसे लोगों को सेलेक्ट करने से पहले अरे चंद्रशेखर पांडे को एमएलसी बना देते, क्या दिक्कत थी? बुक्कल में ऐसी क्या खासियत थी भाई? वो तो नहीं बनाया, वो तो बेकरार है। अमित पुरी साहब मालूम था एलिगेशन। कब स्वागत कर रहे हैं आप लोग? वो तो तैयार है कि बीजेपी की तरफ से बुलावा है, सब जगह लोकतंत्र में आपको मिलना चाहिए था, क्या कह रहे आपको मिलना चाहिए था काउंसिल का टिकट, एक बार सुन लेते, नहीं मिल पाया। सवाल सुन लेते। बुक्कल नवाब साहब कह रहे हैं, बुक्कल नवाब साहब उनका अरमान है कि बीजेपी की तरफ से न्योता तो आए, हम चट से जाने को तैयार हैं। वो तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि मैं आगे की रणनीति तय करूंगा, वो सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से बुलावा तो आए, मैं जाने को तैयार हूं। नहीं, बुक्कल साहब जिस रवायत के हैं वहां पैगाम इधर से ही जाता सर, है। आप लोग उन्हें अपनी पार्टी में जगह देंगे नहीं? तो वो मजहबी रवायत के हिसाब से आप लोग जगह देंगे कि नहीं? शहर लखनऊ का हूं इसलिए मजहबी रवायत है। आप लोग पार्टी में जगह देंगे कि नहीं? क्या सवाल? अक्षय, अभी ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि सर वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, आप हाइपोथेटिकल बता रहे हैं। अतुल चंद्रा जी, क्या माना जाए? नहीं तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था इस्तीफा दे दो? अरे भाई, उनको घुटन हो रही थी। आप स्मरण करेंगे अखिलेश जी पिछले 5 साल में पुराने लखनऊ में जब कभी गए हैं, वो हमेशा बुक्कल भाई से कहते थे, बुक्कल भाई इस्तीफा कब दोगे? तुम इस्तीफा नहीं दे रहे हो, बुक्कल भाई तुम इस्तीफा कब दोगे? ये हम कहते थे अखिलेश यादव जी से अपने एक एमएलसी को। तो अब आप लोगों से पूछ कर दिया क्या? रोज न्योता भेजिए इस्तीफा देने का, ये हमने न्योता दिया था। चले ठीक है। अतुल चंद्रा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में क्या विपक्षी दलों के नेताओं को लगता है कि या तो बीजेपी का दामन थाम लो, अगर आगे की बेहतर पॉलिटिक्स करनी है तो यही जरिया है, या फिर जो चंद्रशेखर पांडे जी कह रहे हैं, ओमकार नाथ सिंह जी कह रहे हैं, उम्मेद सिंह जी कह रहे हैं कि एक दबाव की राजनीति है कि आप हमारे साथ आइए वरना आगे जिम्मेदार आप खुद होंगे? क्या परिस्थिति देख रहे हैं? नजीर की तरफ पर तो कई स्टेट्स हैं, इसमें बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं अक्षय जी। जैसे बुक्कल नवाब का हम लोग मसला लें, बुक्कल नवाब की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको एलडीए ने सील किया है जी। जाहिर सी बात है कि वो राहत की तलाश में होंगे। जयवीर सिंह पार्टी छोड़ करके क्यों गए ये समझ में नहीं आता है जी। लेकिन अगर आप देखें तो जयवीर सिंह के पार्टी छोड़ने से पहले ही कितने लोग बहुजन समाज पार्टी छोड़ चुके हैं। वो ये देख रहे हैं कि पार्टी का भविष्य अब वो नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है, राजनीति में अगर बने रहना है तो एक ऐसा ठिकाना ढूंढना होगा जहां पर कुछ सुनवाई हो, जहां पर कुछ भविष्य सुरक्षित सुनहरा दिखाई दे, सुरक्षित हो। तो उस दृष्टिकोण से जयवीर सिंह का जाना हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। और जो दूसरे समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, यशवंत सिंह जी, वो जो छोड़ के गए हैं, तो वो सिर्फ यशवंत सिंह, वो सिर्फ ये कह करके गए हैं कि वो अखिलेश यादव ने चीन की प्रशंसा करी। हमको नहीं लगता है कि ये ऐसा कोई इश्यू था, ये कोई स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे थे। अब आता है सवाल कि ये तीनों एमएलसीज छोड़ रहे हैं अपनी पार्टी, अपनी सीट दे रहे हैं बीजेपी नेताओं को वहां से चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या वो वाकई में चुनाव लड़ेंगे जैसे अभी कहा जी? अभी तो ये तय नहीं है ना। अभी तक तो बात ये हो रही थी कि मौर्य जी फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, फिर ये हुआ कि नहीं, फूलपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि मायावती कॉमन कैंडिडेट बन जाएंगी विपक्ष की और उनको सीधे लोकसभा में ले लिया जाएगा मंत्रिमंडल में जी। तो वैसे अगर आप राजनीति देखें तो गुजरात में जैसे विधायकों को भेज दिया बैंगलोर, हमारे उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। मायावती, मुलायम दोनों ही इस मामले में बहुत एक्सपर्ट रहे हैं और एक डर तो वैसे रहता है कि अगर हमने विरोध किया तो हमारा नुकसान हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि
आपके पीछे पार्टी जबरदस्ती पड़ जाएगी। अब बुक्कल नवाब के पीछे सरकार प्रशासन अगर पड़ा है तो उन्होंने कुछ गलतियां करी हैं। बुक्कल नवाब की जगह अगर कोई और होता तो शायद उसके साथ भी यही होता। दूसरी बात जो आती है वो ये है कि जो हमारा राजनीतिक भ्रष्टाचार है जी, अब आरोप ये लग रहा है कि करोड़ों रुपए लेकर के खरीदे गए हैं गुजरात के विधायक। हो सकता है इन लोगों को भी प्रलोभन दिया गया हो। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं हमारी राजनीति में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो। लेकिन अब ऐसे जब प्रश्न उठते हैं तो कोई ये नहीं पूछता है कि ये पैसा व्हाइट में है या ब्लैक में है। 10,000 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है जी। हो सकता है यहाँ पर पैसा ना दिया हो, ये कहा गया हो कि भाई हम आपको एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि बुक्कल नवाब को भारतीय जनता पार्टी कोई पद देगी या पार्टी में लेगी भी, क्योंकि बुक्कल नवाब की रेपुटेशन उस तरह की नहीं है कि वो पार्टी का कुछ भला कर सके। चुनाव तो एक भी नहीं जीते वो लखनऊ से जी, तो एमएलसी उनको क्यों बनाएगी। और जैसा मौर्य जी ने कहा कि भाई हमारे पास इतने विधायक हैं कि हम अपने लोगों को जितवा सकते हैं एमएलसी के चुनाव में। तो जो हमारा राजनीतिक स्ट्रक्चर है वो इतना करप्ट है जी, उसमें कुछ भी संभव है। एक बात हम बस और कहेंगे जी, सुनने में ये आया है कि अमित शाह जी अपने इस प्रवास के दौरान जी इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि विपक्षहीन राजनीति में पार्टी और सरकार की भूमिका किस तरह की होगी। तो जो बात ये कही जा रही है कि बीजेपी विपक्ष का सफाया करने जा रही है, वो काफी कुछ तो होगा कि इस तरह से भाई लोगों को प्रलोभन दे करके कर लेंगे, कुछ होगा जो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि अभी हवा चल रही है बीजेपी के पक्ष में। तो अगर ऐसा होता है तो हम ये मान लें कि भाई विपक्ष का रोल भी भारतीय जनता पार्टी में या तो पार्टी करेगी या संघ करेगा, विपक्ष की भूमिका अदा करेगी। तो ये सारी परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं जिसमें विपक्ष की भूमिका कम होती जा रही है, और उसके लिए चाहे खरीद फरोख्त नहीं तो उम्मेद सिंह जी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो परिस्थितियां हैं जो अतुल चंद्रा साहब जो और आशंकाएं भी आने वाले वक्त में जाहिर कर रहे हैं, जी, उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं देखिए, तो निश्चित है, तो बहुत अच्छा बड़ा बढ़िया जो है चंद्रा साहब ने कहा, मैं उससे पूरी तरह से एग्री हूँ। निश्चित है कि ये स्थितियां बनी हैं और कुछ लोग अपने डर के मारे, अगर जो लोगों ने गलतियां की हैं और गलत हैं तो उनको कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है अपने छत्र छाया के लिए। ये बिल्कुल मैं इस पे एग्री करता हूँ। लेकिन माननीय ठाकुर जयवीर सिंह जी के लिए तो ये भी स्थिति नहीं है, क्योंकि उनकी ऐसी कोई वो नहीं सुनने में आया है कि जहाँ पे वो कहीं फंसे हों। स्थितियां तो आप देख लीजिए, मान लीजिए इस तरह यहाँ से है, लेकिन जो और भी प्रदेशों में होता क्या है कि जिनकी सरकार अभी भाजपा की सरकार बन गई है, थोड़ा उनको हवा मिला और वो थोड़ा कमजोरी, कोई न कोई कमियां तो रही है जिससे जनता ने उबी थी। लेकिन कांग्रेस ने, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि वो 50 साल तक देश को संभाल के रखा, सरकार बनाती रही, बार बार रिपीट हुई। लेकिन ये लोग 3-3.5 सालों में ही इनको संभाल पाना मुश्किल है। इनको ऐसा लग गया है कि मेरा जनाधार खिसक रहा है, तो ये एक दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं खिसक नहीं रहा है, मैं कुछ चंद राजनीतिक लोगों को तोड़ के खरीद फरोख्त करके एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि मेरे पास सब भगदड़ मची है, सब आ रहे हैं। जबकि असलियत ये नहीं रही। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस 44 पर सिमट गई, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं 47 पर आप जो सिमट गई। देखिए हार जीत ये लगी रहती है, ये हमेशा लगी। आप सिमट जाने की बात है, आप गोवा में देखिए, भाजपा प्रधानमंत्री और सर्जिकल स्ट्राइक जिसके नाम से कराए और जो रक्षा मंत्री थे उनके नाम से चुनाव हुआ, वहां पे नकार दिया। 19 और 14 का आंकड़ा दे दिया जनता ने, फिर भी जबरदस्ती बना लिए। आप वहां के बिहार में ले लिए जहां से इनका सफाया कर दिया था, प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव हुआ, इनको नकार दिया, वहां पे जबरदस्ती बना लिए। आज जो है, आज स्थित मणिपुर की
की देख लीजिए, आज पंजाब की स्थिति देख लीजिए, दिल्ली में साल भर नहीं हुआ था कि 28 सीट से 3 सीट पे चले आए थे। ऐसी स्थिति आज उत्तर प्रदेश में जितने वादा किए हैं एक भी वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, केवल हवा। इनका चुनाव केवल उसी बात पे है कि आज 15 लाख दूंगा, कल चुनाव आएगा तो ये 25 लाख का घोषणा कर देंगे। इसी पे 4 चीज वादा करेंगे, एक पूरा नहीं करेंगे और 14 चीज की घोषणा कर देंगे। केवल झूठ के पुलिंदे पे टिकी है ये। तो मिट्टी के घर ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। समय आ रहा है, 1 साल बाद आप देखिएगा स्थितियां क्या बनती हैं। उसी को ये संभालने के लिए, मैसेज देने के लिए ये सारा खरीद फरोख्त पूरे देश में चल रहा है। ये दावा बिहार चुनाव के बाद भी किया गया था। ये दावा बिहार चुनाव के बाद भी किया गया था। 2019 को लेकर तैयारियां, लेकिन पुख्ता कहां? बीजेपी तो अभी से रणनीति बना रही है, वो तो साम दाम दंड में निश्चित बिल्कुल सही आप देखिए अच्छे भाई, बिल्कुल आप इसी को निश्चित अच्छे भाई आप उसी को सुन लीजिए, तुलना कर लीजिए। आप उस समय चुनाव हुआ, पंजाब का हुआ, आप गोवा का हुआ, आप यहाँ का उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के हुए। आप इन चुनावों में स्थिति देख लीजिए, इनकी सरकार जहां नहीं थी कई सालों से, जहां सरकार इनकी नहीं थी कई सालों से, वहां के लोग ने नहीं समझ पाए ये था कि हमारी सरकार प्रदेश और देश में आएगी तो मैं सबको जो है दूध और घी की नदियां बहा दूंगा। दूध और रोटियां नदियां तो छोड़ दीजिए, आज रोज भूखे मरने लगे हैं, आज भूखे के कगार पे हैं लोग, आज लोग बेरोजगार हो गए हैं। आज जिस तरह से आप, और जहां सरकार थी वहां पे सभी जगह आप देखिए गोवा और पंजाब ने लोगों ने इनको नकार दिया क्योंकि इनकी दूध और घी की नदियां देख चुके थे। ठीक है, ओंकार नाथ सिंह जी, जो मौजूदा स्थिति है, बातें तो सभी विपक्षी दलों की तरफ से खूब की जा रही हैं, आरोप भी खूब लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कोई काट आपको नजर आती है? आप लोग तो मोर्चेबंदी भी नहीं कर पाते हैं। जहां विपक्षी एकजुटता की बात आती है वहां बिखराव पहले शुरू हो जाता है। मैंने कहा ना कि जब पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाए तो उसका कोई अंत नहीं है, और ये सब अपनी कमियों को छुपाने के लिए किया जा रहा है। आप देखिए, सेना के प्रमुख जनरल रावत बोलते हैं कि हम 2.5 मोर्चे पर सेना युद्ध कर सकते हैं, और कैच जो यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन है जी। वो कहते हैं कि इनके पास 10 दिन का सामान है गोला बारूद लड़ने के लिए। कौन सच बोल रहा है आप जाने, कि हम आप पे छोड़ते हैं इसको। सरकारी कर्मचारी की आखिरी जो एज लिमिट है भर्ती होने की वो 40 वर्ष है, और यहाँ सरकार ने नियम बना दिया कि 50 साल के बाद हम देखेंगे कि ये क्या कहते हैं, किस लायक हैं, नहीं कायदे से काम कर रहे हैं तो इनको हम रिटायर कर देंगे। नहीं, ओंकार नाथ सिंह जी, कर्मचारियों की हत्या, इस बात को लेकर कांग्रेस को शर्मिंदगी नहीं होती या उससे महसूस नहीं होता कि हमसे क्या कमी रह गई? 10 साल आप लोगों ने भी शासन किया, अगर 10 दिन का गोला बारूद नहीं है, जब शासन किया, ये कमियां तो आपकी तरफ से। हमने शासन किया तो हमने सारी चीजें इंटैक्ट रखी थी। हमारी जो कमी थी इंटैक्ट रखी, प्लेन में ओलग पालमे से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डील करते थे। बोलिएगा कि बैक चैनल कमीशन कैसे लिया जाए। ठीक है, पूरी जी आ रहा हूं। बैक चैनल कमीशन कैसे चैनलाइज हो, ये देश का प्रधानमंत्री दूसरी सॉवरेन कंट्री से चैनलाइज करता था। पूरी साहब, सारे सवाल आपसे ही हैं, आपको जवाब देना है, सुन तो लीजिए विपक्षियों को भी। बिल्कुल, हमने जब किया था तो कैट ने तब भी अपनी टिप्पणी की थी, और जिस पर टिप्पणी की थी वो आपके सामने है, इस पर टिप्पणी कोई नहीं की थी। तो चंद्रशेखर जी, इस बात को भी स्वीकार करें कि जमकर भ्रष्टाचार हुआ पिछले 5 साल में, जब तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैं कोई ले लीजिए, चाहे सिंचाई विभाग से, पीडब्ल्यूडी से, कोई भी हिंदुस्तान स्वीकार कर लीजिए। चंद्रशेखर जी, चल रही है, और सीएजी की रिपोर्ट पर आपको भी जवाब देना चाहिए। ओंकार जी, जो बोफोर्स तोप है वो बन रही है जिसका नाम धनुष है, उसके आगे का जो पोर्शन है वो जर्मनी से लगना था आके, और उसको इन्होंने लोकल पार्ट में लगाया। उसकी बाद में जब हल्ला हुआ, कैट ने पॉइंट किया, तब इन्होंने एफआईआर लॉन्च कराई। दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये आपके चैनल पे सारी जनता देख रही है, दुनिया देख रही है। अगर आप इसको जायज ठहराते हैं, तो मैं अपने सारे शब्द वापस ले लूं। सर, जायज ठहराना हमारा काम नहीं है। हम जो परिस्थितियां हैं, आईना होता है ना, हम तो आईना दिखा रहे हैं सर, उस पर आप जवाब दीजिए। आपने सीएजी रिपोर्ट का, सर आपने जनता ने 325 का बहुमत दिया है, ये आईना सरकार के लिए भी है, बाकी विपक्षी दलों के लिए भी है। चीजें हो रही है, ओंकार नाथ सिंह जी, ईश्वर मालिक, आपने सीएजी की रिपोर्ट पर तो बोल दिया, ठीक बात है। चिंता अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है देश की तो स्वाभाविक है, चिंता होनी चाहिए, लेकिन 2 लफ्ज बोल दीजिए। उत्तर प्रदेश में जो सीएजी की रिपोर्ट सामने आई,
जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर कहा गया कि इंतहा की गई, उस पर भी 2 शब्द बोल दीजिए। अगर उसने कहा है तो उसको देखना पड़ेगा, सरकार को उसको जांच करानी पड़ेगी। सर आप लोग तो सहयोगी भी थे, आप लोगों ने तब नहीं देखा? कुछ बोलते हैं अरे सहयोगी तो हम जब हुए थे तब आप जानते हैं कब सहयोगी थे हम? आपको मालूम है सहयोगी कब थे? अरे पूरे 5 साल तो 27 साल कह के काटे, वो तो आखिरी। नहीं ठीक है अमित पुरी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। चंद्रशेखर पांडे जी, हमारा सवाल सीधा वही है कि ये जो बिखराव की नौबत आ रही है, कुछ तो मजबूरियां होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा तो नहीं होता, कुछ तो कमियां होंगी ना। आप लोग अपनी कमियों को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, या आप लोग खुद को स्टैंड क्यों नहीं कर पा रहे बीजेपी के सामने? कुछ कमियां तो आप लोगों में होगी ना, अपनी कमी क्यों नहीं स्वीकार करते? अच्छा जी, जहां कहीं भी कमी होगी हम उसको बिल्कुल स्वीकार और सुधार दोनों के लिए तैयार हैं। और आपने महसूस, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, काफी देर बाद आपने दिया है। पूरे प्रदेश स्तर पे हमने चुनाव के बाद में जो सदस्यता अभियान का मतलब ये होता है कि कनेक्ट करना, उसके अलावा लगातार साइकिल यात्रा और हर तरह से हम कनेक्ट कर रहे हैं, हम अपने आप को कहीं से कमजोर नहीं है। लेकिन आज जो आपका विषय है, इस विषय पे हमने भी जितना चिंतित आप होंगे या विचार करते होंगे, निश्चित रूप से हम भी बैठ करके विचार करते हैं। और हम आपको बड़ा स्पष्ट रूप से, चूंकि आपका एक नेशनल चैनल है, मैं आपको बता दूं 2 मुद्दे पे आप 70 साल का इतिहास याद करिए भारत का, अभी तक क्षेत्र पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य स्तर पे तो हम लोग सुनते थे कि उनको क्या वो क्षेत्र पंचायत सदस्यों को किसी दूसरे जिले या किसी प्रदेश में भेज दिया गया। क्या 70 सालों में कभी ऐसा हुआ कि विधायिका के सदस्य को, एक स्टेट के विधायिका के सदस्य को बाहर भेजना पड़ा हो? ये कितनी हैरतअंगेज, कितनी अजीब बात है। दूसरी चीज, एक बड़ा गंभीर बात, सोचिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लगभग 3/4 बहुमत से। सेम वही स्थिति बिहार में चंद दिन पहले तक चुनाव में वहां की जनता ने इतना ही बड़ा, लगभग इतना बड़ा यूपी जैसा ही मैंडेट एंटी भाजपा, एंटी मोदी जी का दिया था, वहां सरकार बनी। कल्पना कीजिए जो बिहार में हुआ उसका, कि आज समाजवादी पार्टी यदि यूपी में सरकार बना ले तो क्या हैरत अंगेज बात नहीं होगी? 3/4 बहुमत इनका हो, सरकार मैं बन जाऊं। सेम उसी तरीके से बिहार में इनको 1/4 से नीचे यानी विपक्ष को 3/4 बहुमत दिया गया था, और आज ऐसी गणित की वो ऊपर आ गई। अब ये हो क्यों रहा है? पूरे देश भर में ये एक तरीके से पॉलिटिकल वार है। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव नहीं लड़ रही है, कोई इस्तीफा नहीं दिलवा रही है, ये पॉलिटिकल वार कर रही है। और इतनी बड़ी वार के पीछे मैं अमित शाह जी और मोदी जी को छोटा मोटा मानने को तैयार नहीं हूं। उनको कोई सनक सवार हो गई इसलिए युद्ध कर रहे हैं। वो युद्ध एक बड़े लक्ष्य के लिए कर रहे हैं। मुझे डर है कि ये लक्ष्य निश्चित रूप से 2-3 हो सकता है। बड़ा कोई संविधान संशोधन है जो जिसके लिए इनको प्रदेश के आधे से ज्यादा प्रदेश या 2/3 प्रदेश की सरकारों की जरूरत होगी, ढेर सारे लोगों की जरूरत होगी। निश्चित रूप से कोई बड़ा संविधान के मूल भावना को बदलने के लिए इस स्तर पे पॉलिटिकल वार की जा रही है। थोड़ा सा सब्र कीजिए, मुझे लगता है 2-3 नहीं कुछ आशंका है तो खुलकर बोल दीजिए, नेशनल क्राइम लेवल खुलकर बोल दीजिए चंद्रशेखर जी। आशंका पहली बात तो एक आशंका वो है जो घोषित है, जो मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं करेगा, वो ये कि पूरे लेवल पे ये पूरे प्रदेश सरकारों को अपने आप बर्खास्त होंगी या ये सरकारें प्रदेश की अपने आप रिजाइन करेंगी। और प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री जी का जो हमारे माननीय मोदी जी का सपना है, एक लक्ष्य ये होगा कि पूरी तरीके से पॉलिटिकल शून्यता लाना, एक ऐसी स्टेट में ला देना जहां पे धीरे धीरे ये कम्युनिस्ट की जो चाइना पार्टी का एक जो चाइना का जो फार्मूला है कि सिंगल पार्टी रूलिंग का, उस स्तर पे लाने के लिए ये वार लड़ी जा रही है। तो सर एकजुट हो जाइए ना, एकजुट हो जाए, आप सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाएं। और शिवपाल सिंह यादव तो नसीहत भी दे रहे हैं, चाहे इसको धमकी के तौर पर आप मान लीजिए। वो कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तो सौंप दो नेताजी को, बचाना है, वरना ये भगदड़ अभी और तेज होगी। दूसरों को ब्लेम कब तक करेंगे? अच्छा जी, ये विषय बड़ा गंभीर है। ये इतना साधारण सिंपल सा नहीं है कि शिवपाल जी ने एक लाइन बोल दी है और हम वो कर दे, इतना सिंपल नहीं है। ये वार जोन में ला रहे हैं। जिस स्तर पे ये लोग उतारू हैं, जिस स्तर पे ये साम दाम दंड भेद, किसी को पैसा चाहिए, तुम्हारी जमीन पे आपत्ति है, लो 400 करोड़ ले लो, कि तुम्हारी मुकदमा है, लो खत्म करा दे रहा हूं, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे ऊपर चाहे जितना ठीक है, कम से कम ये जो आशंका है इस पर उमेश सिंह जी और ओंकार नाथ सिंह जी दोनों
लोग, आप दोनों लोग सहमत हैं? इससे भी ज्यादा ये तो एक बड़ा आशंका है। इसके अलावा ये संविधान के मूल भावना को बदल देंगे, ये संविधान को पूरा लिखने की कोशिश का प्रयास है। ये बड़ा वार है। तेजस्वी को इसलिए निकालना चाह रहे थे कि उनके खिलाफ FIR लॉन्च हुई है कि उनके पास क्या कहते हैं संपत्ति ज्यादा है। और इनके यहाँ एक मंत्री है मोहसिन नज़ा साहब के खिलाफ FIR लॉन्च हुई है हजरतगंज थाने में, और उनके ऊपर भी संपत्ति का ही लांछन लगा है। आज वो मंत्री बने हुए हैं, उनको नहीं हटाया जा रहा। सर दबाव बनाइए ना। सोचिए, आप लोग कह रहे हैं कि पिछले 3-4 महीने से पूरा गठित चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, सुशील मोदी को इस काम में लगाया गया था कि आप कमियां निकालिए। आप लोग नहीं कर पा रहे, यहाँ स्वतंत्र ठीक नहीं लग रहे क्या आपको? चंद्रशेखर पांडे जी, मेरा सवाल तो सिर्फ इतना ही है ना, देखने वाली है। नहीं, ये कमजोरी आप लोगों को नहीं लग रहा है? आप लोग भी घेराबंदी कीजिए। रणनीति की कमी है क्या कुछ? समझ में एक मुकदमा नहीं है। आप समझ रहे, बात रणनीति नहीं है। देखिए, अच्छा लेवल वार का अलग है। वो जिस स्तर पे उतारू है उस स्तर पे उतरना आसान नहीं है। ये कह देना आसान है कि आप भी तलवार उठा के कत्लेआम चालू कर दीजिए। हमारे हाथ में तो तलवार हो भी जाए तो भी हम किसी का गला नहीं काट पाएंगे। अगर किसी की कमियों को उजागर करना है, वो कत्लेआम कहां से हो गया चंद्रशेखर पांडे जी? अगर किसी ने गलत किया है उसके खिलाफ आवाज उठाना कत्लेआम कहां से हो गया? कौन बताएगा? कौन बताएगा? अच्छे जी, कल्पना कीजिए कि लालू जी इस वक्त भारत में ऐसा लग रहा है कि भारत का एक बहुत बड़ा विलन है जिसको बड़ी बड़ी सींग, बड़ी बड़ी पूंछ निकली हुई है, और लालू यादव जी हैं। आप कल्पना कीजिए कि पिछले 3 महीनों के अंदर भारत के सबसे बड़े विलन ऐसा लग रहा है कि वो कम से कम 2-3 लाख करोड़ की संपत्ति करके वो सब अभी बैठे हों। ठीक है, अमित पुरी जी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं इस पर, और आप भी जाने उनको बचना मुश्किल है। तो इस स्तर पे जो स्तर पे भारतीय जनता पार्टी वार लेवल लाई है, ये साम दाम दंड भेद तीनों का वार लेवल अमित पुरी जी है। लेकिन ये लोकतंत्र की जो आशंका है कि कुछ बहुत बड़ा करने की फिराक में बीजेपी है। अरे बिल्कुल मैं बड़ी शांति से सुना, और अब अपेक्षा करूंगा कि उतनी ही शांति से जितने कयास लगाए गए, अगर मगर से कुछ डगर बनाई गई, लेकिन चलो जो भी डगर बनाई, अभिव्यक्ति की आजादी है, और कम से कम इन्हें लगता है APN के दफ्तर में तो आजादी है ही है, क्योंकि बाहर निकल के कुछ हो जाएगा। चलो ठीक। ये भी धमकी। अबे भाई खुद ही कह रहे हैं, हम थोड़ा कह रहे हैं। कभी कहते हैं कि चैनलों को खरीद लिया बीजेपी ने, कभी कहते हैं चैनलों को खरीद लिया। मालूम नहीं है सर, इतना भरोसा जब तक आप APN के मंच पर हैं तब तक आप सुरक्षित हैं, सुरक्षित महसूस कीजिए। बाहर की गारंटी, बाहर में क्या होगा? अच्छा अब मैं कह लूं। जी असल में लखनऊ में एक शब्द है, उसे अतुल चंद्रा जी भलीभांति जानते हैं, और बड़ी संसदीय शब्द है, खब्तुल हवास। इन्हें यह विपक्ष की स्थिति खब्तुल हवास की जैसी हो गई है। इन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। कुछ बोलना है तो बोल रहे हैं। अब जरा देखें कि क्या कहा कि देश में कुछ बड़ा संवैधानिक संशोधन लागू करना चाहते। हमने ये किया भाई, GST पूरे देश में लेके आए, और पूरे देश के हर विधानमंडल ने उसे सर्वानुमति से पास किया। भारत की संसद में एक मिनट, पांडे जी काफी देर बाद मौका पुरी साहब को मिला, उन्हें अपनी बात पूरी कर लेना। बिल्कुल, ये मोदी जी का अपमान हो गया। मोदी जी का अपमान। पांडे जी प्लीज सुन तो लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, उनको भी अपना पक्ष रखने दीजिए। सर्वानुमति से देश की दोनों संसद के दोनों सदनों ने, और GST काउंसिल की 18 बैठकों में हजारों वस्तुओं के ऊपर भी सर्वानुमति से GST की दरें तय हुई। एक बड़ा रिफॉर्म हुआ, और सर्वानुमति से हुआ। हम देश को आगे ले जाने के रिफॉर्म्स के बारे में आज भी इस चैनल पे खुले खजाने अमित पुरी साहब, चंद्रशेखर पांडे जी जो हो चुका उसकी बात ही कर रहे हैं, वो आगे की आशंका जाहिर कर रहे हैं। आगे भी बता। हाँ, हाइपोथेटिकल कंसीविंग पे भी आ रहे हैं, हाइपोथेटिकल कंसीविंग पे भी आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम जो चल रहा है। अरे आ रहे हैं भैया, चिंता न करो। मैं तो खुले खजाने यह कह रहा हूं कि देश की भलाई के लिए अगर और भी संशोधन अपेक्षित होंगे तो सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आगे वो भी किए जाएंगे। लेकिन अभी चंद्रशेखर बड़े नौजवान है, अच्छा लगता है, बोले कि वो तलवार हमारे हाथ में नहीं है, और अक्षय आपको चुनौती दी कि आप तलवार चलाने के लिए इनको कह रहे हो।
अरे इनके जो मुख्यमंत्री रहे टीपू भाई, आदरणीय टीपू भाई, वो अपने पिताजी से कहते थे तलवार भी देते हो और तलवार चलाने नहीं देते। और तब दूसरी तरफ से सूबा उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ के उस समय के मुख्यमंत्री को जवाब आता था, मुख्यमंत्री झूठा है, मुख्यमंत्री झूठा है। कहां गई वो समाजवादियों की जवानी की ललकार, अखिलेश भैया तेरे नाम पे कुर्बान। तलवार तो आपके हाथ में थी, आप चला नहीं पाए, इसीलिए आज बाहर किए गए हो। और चुनौती दी नोटबंदी के बाद कि ईवीएम की लाइनें लगेंगी, देश की जनता इन्हें सबक दे देगी, उत्तर प्रदेश का चुनाव रेफरेंडम है। जवाब मिल गया। आज कह रहे थे कि विधायकों को कभी बाहर नहीं भेजा गया, जिस कर्नाटक में भेजा गया उस कर्नाटक का इतिहास है। यहां बैठे हुए हैं हमारे वरिष्ठ साथी अतुल चंद्रा जी, कांग्रेस के रिजीम के अंदर कर्नाटक में किस तरह की घटनाएं हुई, एमपी के चुनाव में, राज्यसभा के, देश के चैनलों ने उसके बारे में तमाम सारी स्टोरीज की और तमाम सारी चीजें निकल के आई। ऐसा नहीं है, कांग्रेस की रिजीम में यह सब होता रहा। जीडी तपासे साहब राज्यपाल थे, कैसे हरियाणा की सरकार बनी थी रातों रात, याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है, अब 100 चूहे खाने के बाद भी ये जो जियारत की अब तमन्ना जागी है, इसका क्या किया जाए? मतलब क्या अमित भाई सब वो करेंगे जो पूरे हमने कहा नहीं, आपने जो किया वो दुखती रखते अमित पुरी साहब, उमेश सिंह जी आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। उमेश सिंह जी, फिर मैं अतुल चंद्रा जी के पास जा रहा हूं। उमेश सिंह जी हाथ रखा है जी। देखिए अच्छे भाई, मैं आपसे अभी ठीक है, मुख्यमंत्री झूठे थे, जो भी था वो हमने नहीं कहा भैया, नहीं हो सकता है जो भी कहे, हमने नहीं कहा। मैं केवल पूरा हाँ, गोल गोल गुलाब जामुन ना बनाइए। अच्छा पूरा देश, आप शांत रहिए पुरी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, आप सुनिए, आप सुनिए, मैं किसी प्रदेश नहीं बोलता हूँ, बहुत ध्यान से सुनता हूँ, मेमोरी बहुत तेज है। अच्छे भाई, सबके बारे में पूरा देश सुन रहा है, पूरी देश की जनता सुन रही है। ये लोग तो हर चीज को नकार देते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ही अपने नाम पे वोट मांगते हैं पूरे देश में जाकर के, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से ही पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अभी जो है जीएसटी को लाए, जीएसटी में जो है पूरे दुनिया में 3% से 17% तक जीएसटी है, आज ये इन्होंने लाके 28% पे कर दिया। जब उसी को कांग्रेस है 12 से 18 पे ला रही थी तो विरोध कर रहे थे। आज उस दिन ही आपको याद हो, आप सुनिए, आप सुनिए, आप उसी दिन आप सुनिए, आप अपने बारी आए तो बोलिएगा, आप बोलिएगा, जब बारी आए तो बोलिएगा, आप सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए पूरी जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, आप सुनने की क्षमता रखिए। अच्छा भाई, उस समय इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आया है स्विट्जरलैंड से कि वहां पे 42% पैसा जाना हिंदुस्तान से कम हो गया है। मैं एक ही चीज पूछता हूं प्रधानमंत्री जी से, अच्छा होता अगर उनके पास इतना अच्छा इंफॉर्मेशन आ रहा तो उस 58% के बारे में पता कर लेते तो 0 हो जाता पैसा जाना। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि 1 लाख कंपनियां बंद हो गई। क्या इन्होंने आप सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। उसके बाद अच्छा होता कि 1 लाख कंपनियां बंद हुई, कम से कम करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, उनके लिए इन्होंने क्या व्यवस्था किया? आज इन्होंने इनको केवल इनके पास 3 कंपनियां ईमानदार दिखते पूरे भारत में, पूरे देश में, पूरे देश में। अच्छा भाई, पूरे देश में उमेश सिंह कह रहे हैं, देश की जनता, आप सुनिए, उमेश सिंह जी कह रहे हैं कि पनामा पेपर मामले में हो रहा है, नवाज शरीफ अपदस्थ हो गए, जिनका ब्लैक मनी जमा है बाहर, उनकी कब आएगी? कम से कम नाम उजागर हो, पता तो चले कितना पैसा, किसका पैसा। अच्छा दूसरा चीज अच्छे भाई, आप देखिए, मैं 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं बात। आप दूसरी चीज देखिए, इन्होंने इसके बारे में कहा, आज ये कई सालों से लगे हुए थे, आज ये पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। इन्होंने नोटबंदी के बाद पूरे विपक्षियों को चोर कहा, पूरे देश में टहल टहल के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरा विपक्ष चोर है, चोरों की पोल खोल दिया। आज एक भी नोट अगर विपक्ष के पास पकड़ा गया हो तो ये बताएं, और नहीं पकड़ा गया, जितने नोट पकड़े गए हैं वो
सारे भाजपा के नेताओं के पास पकड़े गए। आज ये इसका जवाब दे, इसका जवाब दे, और या तो पूरे देश से माफी मांगे प्रधानमंत्री। ठीक है, जवाब ले लीजिए। जुमलेबाजी झूठ का पुलिंदा है। जवाब ले लीजिए। झूठ के पुलिंदे हैं पूरा। ठीक है, अमित लोगों को काम नहीं करना है, केवल झूठ और जुमलेबाजी करना है। दर्द हमें मालूम है, अमित पुरी जी, असली दर्द आनंद का है। सर जवाब दे दीजिए। उम्मेद सिंह जी इस बात को लेकर उम्मीद रख रहे हैं कि कम से कम इतनी अपेक्षा तो उनकी पूरी हो जाएगी। उनकी अपेक्षाओं को अभी बताता हूं। 10 साल तक यूपीए 1 यूपीए 2 की जिस सरकार को चला रहे थे, लिंचनसन और एचबीएससी के अकाउंट के नाम आए केंद्र की सरकार के पास रखे थे, वो लिफाफा खोला नहीं गया और 10 साल तक ये उस सरकार का समर्थन करते रहे। 2014 की पहली कैबिनेट में एसआईटी गठन का जो निर्णय 4 साल से सुप्रीम कोर्ट का पेंडिंग था, जिस सरकार को 10 साल पालकी का कहार बन के ढो रहे थे, वो 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सर एसआईटी के गठन से हो गई पूरी जिम्मेदारी। अरे आगे चलिए। आज एक भी उजागर किए हैं, 3.5 साल बीत गया है। नाम देने एक भी उजागर किए हैं, झूठ का केवल हवा बनाए हैं। इन्होंने एक भी नाम, इनकी सरकार है, इनकी सरकार है, इसको ओपन करना चाहिए। सरकार के पास नहीं ओपन करते हैं तो माफी मांगे कि मैं झूठ बोल रहा था। के भी नाम थे, क्यों 10 साल तक दबा के रखे? चले ठीक है, लेकिन जो चंद्रशेखर पांडे जी जो आशंका जाहिर कर रहे थे, उस पर अतुल चंद्रा जी का रिएक्शन तो बिल्कुल बनता है। अतुल चंद्रा जी, आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक ही इज द एप्रोप्रिएट पर्सन। किस चीज के ऊपर? ये जो आशंका थी कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ऐसे बड़ा संवैधानिक संकट लाने वाली है। देखिए, सिर्फ एक बात की चर्चा हुई है और वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कब आएगी अभी इसका अंदाजा नहीं है। अभी उसके ऊपर चर्चा होगी। ऐसा नहीं है कि विपक्ष लोकसभा और राज्यसभा में पूरी तरह से खत्म हो गया है। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है, लेकिन इस तरह का कोई भी संवैधानिक कदम उठाने के लिए जो राज्यसभा में स्ट्रेंथ चाहिए वो होना जरूरी है। उसके बाद भी अब जब अभी एक नए राष्ट्रपति बने हैं तो कम से कम वो अपना टर्म तो पूरा कर ही लेंगे। तो अभी उस विषय के ऊपर सिर्फ एक आइडिया आया है लोगों के दिमाग में, चर्चा चल रही है कई दिनों से, लेकिन कब तक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा और हम होगी यूएसए के पैटर्न पर, चाइना के पैटर्न पर जाने की बात नहीं है। तो डर तो देखिए, एक पार्टी अगर पूरी तरह से सत्ता में केंद्र में और सभी राज्यों में है तो डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज का होना स्वाभाविक बहुत ही नेचुरल वो है प्रोसेस। बिल्कुल। तो अगर ऐसा कुछ यही मैं कहना चाह रहा तो उसमें सब भाई इंदिरा गांधी ने भी वही किया था। जब उनके पास पावर एब्सोल्यूट हो गई थी तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई। अब इनके पास पावर एब्सोल्यूट होने जा रही है तो ये उसका कितना मिसयूज करेंगे ये देखने की बात है। आशंकाएं उस बात को लेकर हैं और बनी रहेंगी। जी ओंकार नाथ सिंह जी, विपक्ष का मजबूत होना, जो अतुल चंद्रा जी भी कह रहे हैं कि मजबूत होना बेहद जरूरी होता है, लेकिन विपक्ष में वो संभावनाएं भी तो नजर आनी चाहिए, वो मजबूती वाली, वो मजबूती तो नजर नहीं आ रही, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो। अभी अतुल चंद्रा जी ने इंदिरा जी की बात की और इमरजेंसी की बात की। उस इमरजेंसी में और आज की इमरजेंसी में बड़ा फर्क है चंद्रा जी, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। उस समय इमरजेंसी मजबूरी में लगाई गई थी और वो मजबूरी आप भी जानते हैं, जब जयप्रकाश नारायण जी जैसा आदमी सेना से विद्रोह का आह्वान करे, पुलिस से विद्रोह का आह्वान करे, कर्मचारी से विद्रोह का आह्वान करे और कहे कि हम 1 लाख आदमी के साथ प्राइम मिनिस्टर का आवाज का घेराव करेंगे और कहीं किसी को अंदर न जाने देंगे, बाहर आने देंगे। तो इंदिरा जी के पास 2 ही ऑप्शन थे। एक तो उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज होती, फायरिंग होती जिसमें सैकड़ों लोग मरते, और या फिर उस हड़ताल को अवैधानिक क्रिया करके इमरजेंसी इंटरनल लगाना। तो उसमें आप ही समझ जाइए क्या है। एक चीज
दूसरी जो उसके पहले जो हालात थे 72-73 में जिस तरह से सूखा पड़ा और दंगे हुए, मोरारजी देसाई ने गुजरात में आमरण अनशन किया। अगर इंदिरा जी क्या कहते हैं निरंकुश होती तो गुजरात की सरकार को बर्खास्त नहीं करती। ठीक है, उनकी सरकार। अमित पुरी साहब बड़े संक्षेप में रिएक्शन दे दीजिएगा, और साथ ही ये भी अगर इतना सब कुछ ठीक था तो हिंदू सरकार को लेकर इतना हंगामा, इतनी फजीयत क्यों? सारी हकीकत तो सामने आती ना। नहीं, मैं हिंदू सरकार के लेवल पे आके उत्तर नहीं दूंगा, मैं दूसरी तरह दे रहा हूं। देश के पूर्व राष्ट्रपति ने अपने समापन भाषण में भारत की संसद के सामने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए स्वर्गीय इंदिरा गांधी को कोट करके जो कहा, मैं मानता था कि शायद कांग्रेस को विजडम जाग गई और इंदिरा जी ने खुद रियलाइज किया था कि इमरजेंसी लगाना ठीक नहीं है। लेकिन आज राहुल युग के कांग्रेसी अगर फिर से इमरजेंसी को इंडोर्स कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, तो कांग्रेस के भाग्य और भविष्य के बारे में चिंता भी होती है और देश के भाग्य और भविष्य में भी रेखाएं खींचती है। आवश्यकता नहीं और मैं एक बात और कह दूं, अगर किसी एग्जाम में कोई बच्चा मेरिटोरियस हो जाए और बाकी के न मेरिटोरियस हो पाए तो क्या रिजल्ट ही डिक्लेयर ना किया जाए कि वो बच्चा मेरिटोरियस हो गया? चले सर, बिल्कुल बहुत शुक्रिया के अंदर बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे कि अमित शाह का दौरा होता है, विपक्ष में भगदड़ मच जाती है, लेकिन ये भगदड़ तमाम मसलों तक जा पहुंची। कश्मीर तक का जिक्र हो गया, बिहार से लेकर तमाम स्टेट्स की बातचीत हो गई और कई तरह की आशंकाएं भी जाहिर की जाने लगी। लेकिन इतना तो जरूर है कि विधानसभा चुनाव में विरोधियों को चारों खाने चित करने वाली बीजेपी का कुनबा बढ़ता जरूर जा रहा है। विपक्ष की तरफ से तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन कमियां विपक्ष को भी अपनी तरफ से तलाशनी चाहिए कि आखिर वजह क्या है, क्यों एक के बाद एक पार्टी के नेता पार्टी का दामन थामने को मजबूर हो रहे हैं। विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उस भूमिका को मजबूती के साथ रखने के लिए विपक्ष को भी गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।